जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसे कि हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, अपने 10-15 दिनों में हमने जीके इंडिया, जम्मू कश्मीर का पोर्शन थ्रू एमसीक्यू डिस्कस कर लिया। फिर हमने जनरल इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस किया था, जिसका ऑलरेडी 2 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं। आज के सेशन में जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक है, नरेशन एक, जंबल सेंटेंसेस दो और प्रोनाउन के हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। पहले कुछ नरेशन के क्वेश्चन आएंगे, देन जंबल सेंटेंसेस, देन प्रोनाउन। सबसे पहले हम नरेशन के कुछ कंसेप्ट मैं सिखा देता हूं, ऑल्दो मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, जनरल इंग्लिश और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको 3 चीजें पहले, सबसे पहले नरेशन पता होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आपको पता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं, हम, ये सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तुम जो है सेकंड पर्सन में आते हो, जिस बंदे की बात हो रही है, ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो, ये हमें पता है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको सन याद रखना है। जो फर्स्ट पर्सन होगा नरेशन में कहीं भी, वो किसको देख के चेंज होगा? सब्जेक्ट को देख के। जो सेकंड पर्सन होगा वो किसको देख के चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये पहला रूल आपको नरेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल आपका कहता है कि अगर आपका, सुनो, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर में होगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। क्या सर, क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो सर? जैसे मैं लिखता हूं, ही सेज आई कम हेयर। ठीक है, कम हेयर। अब यहां पर कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो, सब्जेक्ट के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट यहां पर ये आपकी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये चीज होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने आपको क्या बोला? आपका रूल ये कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये किस में है? प्रेजेंट में, मतलब यहां पर टेंस चेंज नहीं आएगा। ये आएगा ही सेज, ही सेज, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह डैट आता है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, किसको देके चेंज होगा? सब्जेक्ट को, इसलिए पहले ही बता दिया। ही, कम जो है वो क्या है? बेसिकली सिंपल प्रेजेंट है, तो हम इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते, ये कम ही आएगा। बट ही लगा है तो ही के साथ ऐसा आ जाएगा, ही कम से। तो यहां पर हमने टेंस चेंज नहीं किया, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में थी। ठीक है, मान लो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती, यहां पर होता है ही सेड आई कम हेयर, आई कम हेयर। ठीक है, ये होती तो क्या करते? ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह डैड। अब ये पास्ट में है, तो मैंने आपको बोला टेंस चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देके चेंज होगा, ही आएगा, कम की जगह कैम हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में जाता है? सिंपल पास्ट टेंस में। ही कैम हेयर, दिस इज क्लियर। हेयर की जगह देयर भी कर सकते हो आप, ये भी चेंज हो जाता है। बट मैं आपको जो रूल समझा रहा था वो समझो। ही सेड दैट ही कैम देयर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में होगी, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होगी, तो रिपोर्टिंग स्पीच का आपका टेंस चेंज हो जाएगा। यही पॉइंट आपको एग्जाम के लिए याद है। ठीक है, और क्या चीजें और आपने याद रखना है कि सर जहां भी हमें टुडे दिखेगा, उसकी जगह हम डैट डे कर देंगे। ऐसे कुछ पॉइंट आपको यार, आपको मैंने बुक बताई है प्लिन टू पैरामाउंट, उस बुक में सब कुछ है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो उसकी। ठीक है, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे आ जाएगा। ठीक है, हेयर की जगह देयर, दिस की जगह डैट आ जाता है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई, दिस की जगह डैट आ जाता है। ठीक है, एगो की जगह बिफोर आ जाता है, जहां पर भी एगो लिखा है बिफोर लिख दो। नाउ की जगह देन आ जाता है, नाउ की जगह देन आ जाता है। तो ये आप चीजें चेंज करते साथ साथ चलोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये हो गया सिंपल सेंटेंसेस का रूल। बट अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब वो सेंटेंसेस जहां पे क्वेश्चन पूछा गया, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना था? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होंगे, जैसे क्वेश्चन पूछने वाले। ही इज सेड टू मी, ध्यान से समझो कंसेप्ट, इसी में कवर कर लेंगे यार, इसके बाद बस इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटिव समझना है। आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, एक ये टेंस आ गया। दूसरा क्या आ गया? ही सेड टू मी, यहीं पे दोनों लिख रहा हूं। ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। ठीक है, बस इन दोनों को चेंज करना है आपने, ये दोनों क्वेश्चन के हैं। ठीक है, देखो इन दोनों में फर्क क्या है? ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यूज है, यहाँ पे व्हेन यूज है। देखो जहां पर भी डब्ल्यू एच फैमिली होगी ना, वहां पर इस कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आप कुछ भी नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे? कुछ भी नहीं लगाओगे। पर यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली वाले नहीं होंगे। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ। ठीक है, ये सारे, अगर इनकी जगह कुछ और होगा, फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आप क्या यूज करोगे? या तो इफ लगाओगे या वेदर लगाओगे। अब जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, ही सेड टू किस में चल जाएगा? आस्ट में। ही आस्ट मी, मैंने कहा कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आपने क्या लगाना है? इफ या वेदर कुछ भी लगाओ, जैसे मैं वेदर लिख देता हूँ, वेदर। अब आगे आपने क्या करना है? ये कौन सा आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसको देख के चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो आई आ जाएगा। ठीक है, और ये इज एम आर किस में जाता है? वॉज वर्ड में। टेंस चेंज होगा ना, क्योंकि ये पास्ट में है, तो इज एम आर किस में चल जाएगा? वॉज में। आई वॉज क्राइंग, बस कमिंग, सॉरी कमिंग, आई वॉज कमिंग, तो कहानी खत्म होगी। बस इसको चेंज करो। ही सेड टू किस में जाएगा? आस्ट मी, आस्ट मी। अब मैंने आपको बोला कामा इन्वर्टेड कामा की जगह यहाँ पर आप इफ वेदर यूज नहीं करोगे। ही आस्ट मी व्हेन
यू जो है सेकंड पर्सन किसको देख के चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को, आई आगे आ जाएगा वॉज कमिंग, कहानी खत्म। ठीक है, मतलब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इतना याद रखना है कि कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आप इफ या वेदर यूज करोगे अगर आपका डब्ल्यू एच फैमिली वाला नहीं है, अदरवाइज आप क्या यूज करोगे, कुछ भी यूज नहीं करोगे। इसी तरह एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां पर ऑर्डर रिक्वेस्ट की बात होती है, वहां पर सिंपली आपने क्या करना होता है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस से बताता हूँ, जैसे ही सेड टू मी गो अवे, ठीक है, उसने मुझे कहा गो अवे, निकल जाओ। ठीक है, मतलब एक तरह का ऑर्डर दिया, तो मैं लिखूंगा ही ऑर्डर्ड मी, ठीक है, ऑर्डर्ड मी। इसलिए हम टू यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, टू यूज करेंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, तो टू गो अवे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं, मेरी नरेशन वाली वीडियो में सब समझा, आप उसमें कवर कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या कंसेप्ट समझ आए। जैसे शी सेड टू मी, देखो यार मैंने इसलिए पहले कंसेप्ट बताया ताकि अब आप क्वेश्चनों में कोई दिक्कत ना, इसलिए मैंने 5 मिनट आपको लगाए। शी सेड टू मी डू यू नो द आंसर, शी सेड टू मी डू यू नो द आंसर। ठीक है, शी सेड टू की जगह आस्क्ड आएगा, सब में आस्क किया हुआ है। देखो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आगे डू है ना, ये डब्ल्यू एच फैमिली का नहीं है, तो यहाँ पे इफ या वेदर यूज होता है, मतलब या तो ये होगा या ये होगा, इफ या वेदर यूज होगा। ठीक है, अब यू जो है सेकंड पर्सन किसको देख के चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो आई आना चाहिए। इफ आई, नो जो है ये सेकंड में चेंज होएगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो पास्ट सिंपल में जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन किस में, फर्स्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नो की जगह आएगा न्यू, इफ आई न्यू द आंसर, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर। भाई सिंपल है, पहले ही कंसेप्ट समझा है, और ऑल दो आप पढ़ के भी आए घर से तो आपको ये क्वेश्चन आ चाहिए। शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू, तो मैंने क्या किया, कामा इन्वर्टेड कामा के लिए इफ लगाना था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है, मी की जगह आई आएगा, और सेकंड यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना, तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिया। आई होप आपको टेंसेस आते होंगे। इफ आई न्यू द आंसर, क्लियर। शी सेड टू हर प्लीज हेल्प मी, ये वही आ गया कौन से जो मैं बता रहा था, ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉरबिड वाले। तो शी रिक्वेस्टेड हर, क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड हर। मैंने आपको बोलता इसमें आपको क्या करना था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगी, शी रिक्वेस्टेड हर हेल्प मी गलत है, शी टोल्ड हर बिल्कुल नहीं, शी रिक्वेस्टेड हर आएगा। टू, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और मी जो है वो सेकंड पर्सन है, किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या आ जाएगा, हिम। ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम। देखो हो गया क्वेश्चन। देखो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद भी ट्राई करो यार, मैं तो बता दूंगा क्योंकि मुझे पता है, मुझे आता है। अगर आप प्रैक्टिस करने आए और आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या फायदा है, पहले वीडियो पॉज करो, खुद देखो और फिर करो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए यार मैं आपको पहले दिन टॉपिक भी बता देता हूँ, मॉर्निंग में टॉपिक बता देता हूँ, शाम तक वो टॉपिक पढ़ा करो। मैंने आपको बोला है दो बुक है आपके पास, एक आपने एक बुक यूज करनी है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, बुक ये यूज कर लो, वहां से पढ़ो, और दूसरा मेरे चैनल पे जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से पढ़ लो। या आप क्या करो, आप रानी मैम से पढ़ लो, आप नीतू मैम से पढ़ लो, यूट्यूब में अच्छी अच्छी टीचर पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ लो। मेरी जनरल इंग्लिश में प्लेलिस्ट लगा लो, प्रिंट टू पैरामाउंट बुक से पढ़ लो। जनरल इंग्लिश में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो बस कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आना था, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, कुछ भी नहीं आना था, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तो इस डैट को काट दो। ही आस्क्ड मी, यहां तक ठीक है, वेयर। अब देखो यू है सेकंड पर्सन, किसको देख के चेंज होना था, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई आना चाहिए था, तो वेयर, देखो वॉज आई नहीं होता, अब आप इसको चेंज करो, तो आपने पहले सब्जेक्ट को लाना है। यू सेकंड पर्सन है, किसको देख के चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर आ जाएगा आई। और इज एम आर किस में जाता है, वॉज वर्ब में, आई वॉज गोइंग, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, अब समझ आ रहा है, इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, द ऑफिसर सेड लेट द रिपोर्ट बी सबमिटेड टुमारो। देखो सबसे पहली बार टुमारो को आपने द नेक्स्ट डे में करना था, इधर नहीं किया, इधर नहीं किया, इधर नहीं किया, तो यहाँ पे किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि अभी यहाँ पर और चेंजेस भी करने हैं। पहली बात, सेड यहाँ पे क्या ऑफिसर क्या कर रहा है, कह रहा है कि रिपोर्ट कल तक सबमिट होनी चाहिए, एक ऑर्डर दे रहा है, तो ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड द नेक्स्ट डे, शुड बी सबमिटेड। देखो ये रूल ये होता है कि जब भी लेट हो, ये रूल याद कर लो, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, जब भी लेट यूज हो, देखो यहाँ पर नरेशन में लेट यूज हुआ है, लेट के साथ अगर पैसिव वाइज का केस है, ये एक्टिव वाइज नहीं है, पैसिव वाइज है, लेट द रिपोर्ट बी सबमिटेड टुमारो, ये पैसिव वाइज का केस, और लेट के साथ जब भी पैसिव हो, आपने उसको क्या करना होता है, उसको शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट द रिपोर्ट शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सबमिटेड द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये आपने याद है, जब भी लेट के साथ पैसिव वाइज का केस हो, पैसिव केस हो, तो आपने शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेट के साथ जब भी पैसिव का केस हो, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये रूल आप याद कर सकते। ठीक है,
नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, शी सेड नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, उसने कहा कि अगर आप ट्रेन रीच स्टेशन में नहीं पहुंचे तो ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है, यही उसका पॉइंट था। अब करो इसको कन्वर्ट। शी सेड दैट नो सूनर, ध्यान से सुनो, शी सेड दैट नो सूनर। अब पहली बात यहां पर आपको क्या करना है, आपका ये क्या है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सूनर डैट ही के साथ अब ये क्या है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड, ये भी ठीक है, ही हैड रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। बट इसमें एक गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ ये है कि यहाँ पर इसको पहले ये डिड था, इसको डिड को पहले इसको हैड में कन्वर्ट करना था, फिर सब होना था। इसने यहाँ पर ही पहले ले आया, ऐसा नहीं होगा। इस स्टेटमेंट का आंसर ये बताओ, शी सेड दैट नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, ट्रेन लेफ्ट नहीं आएगी। ट्रेन लेफ्ट मतलब सिंपल पास्ट, इसको पास्ट परफेक्ट में तो करना है ना। पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, तो ट्रेन हैड लेफ्ट आना था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बोला जब भी पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस चेंज होंगे। यहां पर तो इसने डिड की जगह हैड कर दिया, बट यहाँ पे ट्रेन लेफ्ट थी। ट्रेन लेफ्ट का मतलब सिंपल पास्ट ही है, तो इसको भी तो पास्ट परफेक्ट में करना था ना, तो इधर हैड क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पर हैड लगाना था। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, ये तो कुछ नरेशन के क्वेश्चन, देखो मैंने नरेशन अच्छे से पढ़ाया हुआ, अभी तो मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। आप उन वीडियोस को देखोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है रीअरेंज द जंबल सेंटेंसेस। देखो, अब जंबल सेंटेंसेस बहुत सिंपल होते हैं। हर बच्चे के करने के अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, मैं सारे ये पढ़ाऊंगा भी नहीं, आप खुद अभी टेस्ट दोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे इनके क्या है। तो रीअरेंज जंबल सेंटेंसेस अब कोई बना पहले ही बनाते हैं। दैट टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, मेनी एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग, पढ़ के फिर बनाते हैं, क्या सेंस बन सकती है। मैं क्या करता हूँ अपने एग्जाम में, मैं ऑप्शन के थ्रू ही जाता हूँ। जैसे पहले ऑप्शन की तरफ बना के पढ़ता हूँ। जैसे मैं ये क्या है, क्यू एस पी आर, तो पढ़ के देखो, क्यू एस, मेनी एक्सपर्ट स्ट्रॉन्गली आर्ग्यू and adopt suitable measure that technology alone cannot solve environmental problems unless people change their lifestyle। ये ना पहली स्टेटमेंट दो गलत है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैनी एक्सपर्ट स्ट्रांगली आर्ग्यू, बहुत सारे एक्सपर्ट स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं और अडॉप्ट करते हैं suitable practices। भाई पहले उनका आर्ग्यूमेंट ही तो पूरा करना था ना, पहले आर्ग्यूमेंट पूरा सुनाना था, मतलब क्यू के बाद पहले पी आना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने एक पढ़ी, मुझे पता चला गलत। अब मैं दूसरी पढ़ता हूँ, सुनो। Many experts strongly argue that technology alone cannot solve environmental। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे एक्सपर्ट स्ट्रांगली इस चीज को मानते हैं कि टेक्नोलॉजी अकेली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, अनलेस, जब तक पीपल चेंज देयर लाइफस्टाइल एंड अडॉप्ट सूटेबल सस्टेनेबल प्रैक्टिस, जब तक लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करते। तो मैंने पढ़ा, और पढ़ने में इसी स्टेटमेंट में जो है क्यू पी आर एस में बिल्कुल एग्जैक्ट सेंस बनी, तो इसलिए मैं इसका आंसर ये मार्क करूंगा। ठीक है, अब हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका होता है, मेरा यही तरीका है। मैं ऑप्शंस के थ्रू ही स्टडी करके देख लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और मैं खुद करूंगा, बाकी एक दो आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्या बताने वाला है, जंबल सेंटेंसेस है। वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो और सेंटेंस का आंसर मार्क करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जैसे ये देखो, दैट ट्रू लीडरशिप, जैसे पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्यू आर पी एस पढ़ो। देखो, आफ्टर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सालों के एक्सपीरियंस के बाद, ही फाइनली रियलाइज, उसने फाइनली ये रियलाइज किया, दैट ट्रू लीडरशिप लाइज इन सर्विंग अदर्स, सही लीडरशिप दूसरों को सर्व करने में की जाती मानी जाती है, रैदर देन कमांडिंग। किसी को कमांड करने से बेटर है किसी को सर्व करो, वो सही लीडरशिप मानी जाती है। मैंने चारों स्टेटमेंट पढ़ी, पहले ही ऑप्शन में मुझे ठीक लगी, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आपने इन क्वेश्चन को जंबल सेंटेंसेस इसी तरह से पढ़ना होता है। जैसे मेरे को तो यही पढ़ के करेक्ट लगी, मुझे गलत की प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये गलत भी हो सकता है, तो इसको ऐसे मार्क कर दो कि ये ऑलमोस्ट ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, बाकी चेक कर लो, देखना बाकी गलत निकलेंगे, आप इसको मार्क कर लो। बाकी कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं, कुछ बना बना के करते हैं। मेरा है कि मैं इसी तरह से करता हूँ, विद ऑप्शन स्टडी करके मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये दो होमवर्क है। आप अभी होमवर्क इन द सेंस, अभी वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ो, इसकी सेंस बनाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या, ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, और या तो पूरी स्टेटमेंट लिख दो, क्वेश्चन नंबर 9 की पूरी स्टेटमेंट लिख दो, जो आंसर बनेगा वो स्टेटमेंट पूरी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इससे आपको पता इसमें और क्या बताना है। ठीक है, इसी तरह मैं कुछ और चीजें भी लाऊंगा जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बट कुछ भी नहीं है। जैसे कंप्रीहेंशन है, उसके क्वेश्चन निकालने, उसकी ट्रिक बता दूंगा कि कैसे कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को डील करना है। कल का जो हमारा सेशन होगा इवनिंग में, उसमें एंटोनियम साइनोनियम्स तो हम करेंगे, उसके साथ एक आधी चीज की और भी मैं डाल दूंगा। मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा आज रात तक। ठीक है, कि कौन कौन से कल के टॉपिक में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है, मैंने आपको बताया, आपको बुक भी बताई है, और साथ में मैंने आपको अपना यूट्यूब का भी बताया हुआ, तो आप कहीं से भी कर सकते हो।
अब कुछ क्वेश्चन हमारे प्रोनाउंस के, देखो प्रोनाउंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। प्रोनाउंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इकट्ठे इकट्ठे चलती हैं। प्रोनाउन के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज होते हैं, ये सिंपली आपको पता है ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। इसमें कुछ पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन जैसे जो अपने लिए वर्ड यूज होते हैं, जैसे आई मी वी अस, ठीक है। ये सारे जो पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, तीनों पर्सन के लिए। तीन पर्सन बताए ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फिर कुछ होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो पोजेशन बताते हैं, जैसे मेरा, मेरी, दिस दैट, ये बोले। फिर डेमोन्स्ट्रेट होते हैं जो किसी की तरफ पॉइंट करते हैं, दिस इज माई पेन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, ठीक है। दैट हो गया, दीज, दो। फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं जैसे ईच, ईदर, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ रेसिप्रोकल होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, इम्पैथेटिक होते हैं, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। बट आपको ये नहीं पता करना कौन कौन सा प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है। ये तो बहुत कम चांस है पूछेगा आपको। जो एरर डिटेक्शन या क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है कि आपको बताना होता है बेसिकली रूल्स, जो प्रोनाउंस के रूल्स हैं। जैसे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, इसका जो भी हमारे पर्सन प्रोनाउंस है उनका कौन सा नॉमिनेटिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। सबसे पहले तो यही नहीं पता होता। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब जो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ठीक है। ये याद कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये करता है। जैसे आई नॉमिनेटिव केस है और मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे शी नॉमिनेटिव केस है और जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो हर लिखोगे। दे जो है वो नॉमिनेटिव केस है बट इसका ऑब्जेक्टिव केस देम आता है। वी का अस आता है, ठीक है। ये याद कर लो भाई, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। जब एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो ही यूज करोगे, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो हिम, जैसे मैं कह रहा था नरेशन में। इट का इट ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इट का सब्जेक्टिव भी वही है, मतलब नॉमिनेटिव केस भी वही है, ऑब्जेक्टिव भी यही है। यू का भी नॉमिनेटिव केस भी यही है, ऑब्जेक्टिव का भी यही है। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको पता हो। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ आई टीच हिम, इसमें क्या है ध्यान से सुनो, आई टीच हिम। ये जो है ना, ये होता है नॉमिनेटिव केस, मतलब जो एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। तो जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ ये बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। मैंने हर एक का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस बता दिया। अब हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस था तभी डाला। आई टीच ही नहीं आता, देखो हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का। तो मैं आई टीच ही नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्ट यूज हुआ मतलब ऑब्जेक्टिव केस डाला, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आता है, इसलिए मैंने डाला। ये जो वर्ब से पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस, तो आई का नॉमिनेटिव केस आई ही होता है, ठीक है। मी नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे आई डाला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो जैसे मैं इसी को बताता हूँ, जब मैं इसी का पैसिव बनाऊंगा, ही इज टॉट बाय मी, जैसे यहां से भी आपको समझ आए, टॉट बाय मी। देखो अब यहां पर आई नहीं है, यहां पर क्योंकि आई एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, और ही यहाँ पे एज अ सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है तो हिम का ही हो गया, ठीक है। अब ये हिम यहाँ पे नॉमिनेटिव बन गया, ये आई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर एक ही सेंटेंस में तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी है तो उनको कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखा जाता है, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाता है और फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है। जैसे जैसे ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, यू, ही एंड आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम। देखो यहां पर मैंने क्या किया भाई, यही आता है एरर डिटेक्शन में। पहले सेकंड पर्सन लिया, फिर थर्ड पर्सन लिया, फिर फर्स्ट पर्सन। मैं ऐसे नहीं लिख सकता आई यू एंड ही शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, ऐसा नहीं हो सकता। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब ये रूल चेंज हो जाता है। एक केस में पहले फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन या थर्ड, वो तब होता है जब कोई गलत चीज की बात हो रही हो। जैसे मैंने कुछ गलत किया तो मैं बोलूंगा आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, हैव मेड अ मिस्टेक। जब भी कोई गलत वाली चीज होगी ना, तो आप पहले फर्स्ट पर्सन लिखोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और नॉर्मली आप क्या लिखोगे, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड और फर्स्ट। मतलब आपने याद रखना है नॉर्मली 2 3 1 वाला रूल चलता है, बट अगर कोई गलती होगी तो 1 2 3 वाला रूल चलता है। बस इतना आपको याद रखना है, ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी और ये दिक्कत आप नहीं करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर भी लेट यूज होगा, ठीक है, जहां पर भी लेट यूज होगा उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे लेट, ध्यान से सुनो, लेट लेट मी डू दिस वर्क, मी डू दिस वर्क, ये याद करो। अब लेट के साथ यहां पे ये नहीं बोला इसने लेट आई डू दिस वर्क, इसने क्या बोला, लेट मी डू दिस वर्क, मतलब मुझे ये काम करने दो। तो यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव केस आना था, इसलिए आई ना आके क्या आया, मी। तो लेट मी डू दिस वर्क, लेट आई डू दिस वर्क नहीं आया। तो लेट के साथ हमेशा अपने
ऑब्जेक्टिव केस यूज करना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। जैसे इट है ना, इट हमेशा अपने साथ नॉमिनेटिव केस लेता है। इट हमारे मतलब मेजर केसेस में इट अपने साथ कौन सा केस लेता है, नॉमिनेटिव केस लेता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने आपको नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस पहले बताया। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इट इज आई हु एम टू बिलीव, हु एम टू ब्लेम। ठीक है, यहां पर देखो मैंने क्या लगाया, इट इज आई लगाया, इट इज मी नहीं लिखा हु एम टू ब्लेम। क्यों? क्योंकि मैंने बोला इट अपने साथ मेजर केसेस में कौन सा लेता है, नॉमिनेटिव लेता है। कौन सा लेता है, नॉमिनेटिव, इसलिए हमने आई यूज किया। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको एग्जाम में प्रोनाउन की कंफ्यूज करेंगी, तो वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक हमने क्या देखा, देखो हमने प्रोनाउन समझे वो वर्ड्स होते हैं नाउन की जगह यूज होते हैं। हमने प्रोनाउन में ये देखा कि सबसे पहले हमने देखा कौन नॉमिनेटिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। फिर हमने ये सीखा कि जब भी मान लो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों एक सेंटेंस में, तो हमने 2 3 1 वाला रूल लगाना है। बट अगर कोई गलती है या कोई एरर है, कोई क्रिमिनल है, तो वहां पर 1 2 3 वाला केस है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस जाएगा, इट के साथ नॉमिनेटिव केस जाएगा। तो ऐसा कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। फिर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जो ईदर है, ध्यान से सुनना, जो ईदर है वो यूज होता है जब हम दो के बीच में चॉइस करते हैं। वेन एवर देर इज अ चॉइस बिटवीन टू, ईदर यूज करेंगे। तो अगर मान लो दो से ज्यादा हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप वन यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, वन। जब दो से ज्यादा बंदे हैं तो वहां पर आप वन यूज करते हो। जैसे अगर दो में चूज करना है तो नीदर यूज करोगे। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो ये दो के केस होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, नीदर ऑफ टू गर्ल्स इज एक्टिव, मतलब दो की बात है ना, तो नीदर यूज करो। अगर दो से ज्यादा है तो नीदर नहीं यूज करोगे, आप नन यूज करोगे। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप ये नहीं यूज कर सकते कि नीदर ऑफ 3 गर्ल्स आर एक्टिव, ऐसा गलत हो जाएगा। तो आएगा नन ऑफ 3 गर्ल्स इज एक्टिव, नन ऑफ 3 गर्ल्स इज एक्टिव। तो ऐसे आप याद रखोगे। ठीक है, इसी तरह जैसे ईच अदर है, वो दो के लिए यूज होता है। वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं बाहर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब ना कुछ ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रॉब्लम करती हैं, वो आपको देखनी है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस है वो जुड़ा हुआ है एज वेल एज, विद के साथ, टुगेदर विद के साथ। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो फर्स्ट पर्सन को देख के करोगे, सब्जेक्ट को देख के करोगे। जैसे सर मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स, ध्यान से देखना इसको, हर फ्रेंड्स हैज डन डैश वर्क। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, रीता और उसकी सहेलियां जो हैं उन्होंने अपना काम कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप रीता को देख के चलोगे तो हर आएगा, और उसकी फ्रेंड्स को देख के चलोगे तो देयर आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या लगाया, तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जब भी अगर कोई सेंटेंसेस हैं आपस में एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इनके साथ जुड़े हुए हैं ऐसे सेंटेंसेस, उसमें आपने क्या करना होता है, जो भी लगाना होता है वो सब्जेक्ट को देख के लगाना होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट को, फर्स्ट सब्जेक्ट रीता है तो रीता के लिए हर यूज करोगे, ना कि देयर। क्या यूज करोगे, हर। ये सबसे ऐसे रूल्स आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं। ये सारा आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और क्या आएगा, जैसे मान लो अगर कोई सेंटेंस है जो ईदर और नीदर नॉर इनके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, ईदर और लगा हुआ है या नीदर नॉर लगा हुआ है। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, नीदर, ध्यान से समझो, नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट इनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे नीदर द स्टाफ मेंबर्स, ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ना, यहां से भी एक कंसेप्ट समझाना है। नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर was taking डैश सीरियसली। ठीक है, टास्क सीरियसली मतलब कह रहे हैं ना तो स्टाफ मेंबर ना ही मैनेजर टास्क को सीरियसली ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स एक सब्जेक्ट है और मैनेजर दूसरा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर इसमें इस फिल्म में क्या प्रोनाउन लगाओगे, कह रहा है ना तो स्टाफ मेंबर ना ही मैनेजर जो है वो टास्क को सीरियसली ले रहे हैं। अगर तो मैं स्टाफ मेंबर्स को लेके चलूंगा तो देयर आएगा। क्यों? क्योंकि स्टाफ मेंबर एक से ज्यादा है। और अगर मैं खाली मैनेजर को लेके चलूंगा तो हिज आएगा। तो आप क्या लगाओगे, जैसे वो केस था वही केस यहाँ पर है। तो देखो जब भी नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज होता है ना, तो जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसको देख के लगाता है। पास वाला सब्जेक्ट मैनेजर है, सिंगुलर है, तो हिज लगेगा। ठीक है, और यहां पर क्या था, मैंने आपको बोलता एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद जब यूज होगा तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के चलना था, और इस वालों में जो पास वाला सब्जेक्ट है उसको देख के चलना था। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप ये चीजें आपको समझ आए। एक और यूज करता है, जब भी कलेक्टिव नाउन है, अगर कलेक्ट, ध्यान से सुनो, अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
अगर कलेक्टिव नाउन जो सिंगल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे, और अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे। सर हमें कुछ समझ नहीं है, मैं जैसे ये सुनाता हूँ। एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, द जूरी डैश गिवन इट्स वर्डिक्ट। और एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, द जूरी, ध्यान से देखना, द जूरी इज डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन। अब इस स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट मतलब पहले कहता है कि जो जजेस की जो ज्यूरी है उसने अपना वर्डिक्ट सुनाया, दूसरे में कहता है जूरी जो है वो डिवाइडेड है अपने ही स्टेटमेंट ओपिनियन में। ठीक है, अब देखो जूरी जो है उसने अपना वर्डिक्ट सुनाया, तो वर्डिक्ट तो एक ही सुनाया होगा पूरी जूरी ने, मान लो 5 जजेस बैठे हुए, वर्डिक्ट तो एक ही सुनाया होगा, तो ये कलेक्टिव नाउन का केस है, यहाँ पर सिंगुलर यूज होगा। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे हैज यूज होगा। ठीक है, आपको समझ आया। अब यहाँ पर क्या होगा, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ पर देयर क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक की बात नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइडेड है, तो मतलब मेरा अलग डिसीजन है, दूसरे का अलग है, तीसरे का, तो यहाँ पर देयर आएगा, तो यहाँ पर इट्स यूज होगा। तो जो जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, मतलब यहाँ पर ये सिंगुलर यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये प्लूरल यूज हुआ है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देखो प्रोनाउंस एक नो डाउट एक लेक्चर में पढ़ाने वाली चीजें नहीं है, वो भी एमसीक्यू कम रिवीजन में। अगर आप बोलोगे प्रोनाउंस एक अलग लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूंगा, मैंने जनरल इंग्लिश प्लेलिस्ट में भी पढ़ाया होगा, आई थिंक सो, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप देख लेना, नहीं तो आप कहीं से रानी मैम, नीतू मैम से पढ़ लेना, अदरवाइज मुझे बोलोगे मैं भी प्रोनाउंस समझा दूं। बट यही चीजें आपको पढ़नी है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, फिर जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को 2 3 1 की फॉर्म में लगाना है, और अगर गलती है तो 1 2 3 की फॉर्म में लगाना है। उसके लेट मैंने कहा आपको ऑब्जेक्टिव केस लेगा, इट जो है मैंने कहा नॉमिनेटिव केस लेगा, फिर ईदर 2 के लिए 1 2 से ज्यादा है, नीदर 2 के लिए नन 2 से ज्यादा है, और अगर एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, ये सब यूज होता है तो आप फर्स्ट को देख के चलते हो, अदरवाइज आप किसको देख के चलते हो, आप सेकंड को देख के चलते हो, मैं जैसे नीदर ऑफ के लिए, नीदर नॉर के लिए। ठीक है, और अगर कलेक्टिव नाउन एक सिंगल डिसीजन की बात कर रहा है या सिंगल चीज की बात कर रहा है, कलेक्टिव बात कर रहा है, तो आप उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे, जैसे हमने इट्स यूज किया यहाँ पर। और अगर वो जो है एज अ कलेक्टिव ना होके अपने अपने की बात करे तो वहां पे प्लूरल यूज करोगे, जैसे हमने देयर यूज किया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो ये लेक्चर लेंदी हो गया, आई नो, और बहुत सारी चीजें मिक्स होगी क्योंकि मैं 2 3 टॉपिक इकट्ठे पढ़ाए हैं। ठीक है, तो बट आपको आपको ये नहीं करना था ना, आपको डायरेक्ट ये वीडियो में नहीं आना था, आपको पहले पढ़ के आना था, इसलिए तो मैं आपको पहले नोटिफाई करता हूँ कि आप ये पढ़ो, और पूरा दिन आपको देता हूँ यार, और प्ले लिस्ट भी बता देता हूँ, सोर्स भी बता दूँ, वो उसको पढ़ के आते हैं, इसको करते और मजा आता है। इसलिए कल के टॉपिक में जो बता दूंगा रात को या सुबह मॉर्निंग में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, उसको पहले पढ़ के आना, फिर टेस्ट देना, यहाँ पे देखना कितना मजा आएगा जब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल एंड डैश वेंट टू लाइब्रेरी, राहुल एंड मी वेंट टू लाइब्रेरी, आई वेंट टू लाइब्रेरी, माई सेल्फ माइंड। अब देखो यहाँ पर कौन सा केस है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, राहुल एंड आई वेंट टू लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव पोजीशन है, तो आप सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस यूज, मैंने कहा सब्जेक्टिव पोजीशन के नॉमिनेटिव केस आएगा, क्योंकि ये वर्ब से पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना है, तो सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस लगाना था, आइए आपको। ठीक है, सिंपल है। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज बॉट, हर एक प्लेयर ने लाई है डैश ऑन किट, हर एक प्लेयर ने लाई है अपनी किट, ये बोल रहा है। ठीक है, देयर, हिज, हर, या हिज और हर, बताओ। ईच ऑफ द प्लेयर हैज ब्रॉट डैश ऑन किट, यहां पे क्या आएगा, देयर ऑन किट आएगा, या हिज ऑन किट आएगा, या हर ऑन किट आएगा, या हिज और हर दोनों आएगा, तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या आएगा। ठीक है, हर प्लेयर ने अपनी ही किट लाई है, तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊं, जो भी ये सेंटेंसेस होते हैं ना, एक और रूल याद कर लो, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, ध्यान से सुनो, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये सारे जो केस होते हैं इनको बोलते हैं सिंगुलर केस। कौन से केस होते हैं, सिंगुलर केस, ये सिंगुलर प्रोनाउन ही हमेशा लेते, तो यहाँ पे सिंगुलर लगना था, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज ब्रॉट हिज ऑन किट आएगा, देयर नहीं आएगा, क्यों, देयर प्लूरल के लिए यूज, और मैंने आपको बोला ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ठीक है, ये सारे जो होते हैं सिंगुलर केसेस होते हैं, सिंगुलर केसेस सिंगुलर प्रोनाउन हमेशा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नीदर ऑफ द बॉयज डिड, नीदर ऑफ है तो हिज आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर केस आएगा, देयर नहीं आ सकता, नीदर ऑफ द बॉयज डिड हिज होमवर्क। ठीक है, पढ़ने में अटपटा लग रहा है, बट रूल ये कहता है, देखो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ये सब सिंगुलर केसेस हैं, और सिंगुलर केसेस हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही लेंगे, तो हिज आएगा ना कि देयर आएगा। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी,
बस ये कंफ्यूजन वहीं पर करता है, या सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव वही क्वेश्चन डाले हैं, ये नहीं डाला इनमें से बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, पेपर में आना नहीं है। सबसे पहले आपको पेपर में यही आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में कंफ्यूज किया जाएगा, या ईच अदर नीदर नॉर, ये मैंने बताया अलोंग विद टुगेदर विद वाला जो है उसमें आपको फर्स्ट पर्सन को देख के, मैं फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के चलना है, और जो आपके बाकी हैं इधर और नीदर नॉर उसमें आपको इमीडिएट वाला जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको देख के चलना होता है। फिर मैंने कलेक्टिव वाला केस पढ़ाया, और ये केस पढ़ाया अगर ईच ऑफ है, नीदर ऑफ है, ईदर ऑफ है, ये सब सिंगुलर केस हो, इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा, बस ये याद कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, वन शुड रिस्पेक्ट डैश एल्डर, देखो ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वन का क्या आता है, ठीक है, शी का क्या आता है, हरसेल्फ आता है, जैसे दे का क्या आता है, देमसेल्व्स आता है, तो ये आपको याद करना है। वन शुड रिस्पेक्ट डैश एल्डर्स, हिज एल्डर्स, वंस एल्डर्स, देयर एल्डर्स और एल्डर, तो वन के साथ वंस यूज होगा, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज आई हु डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। देखो सबसे पहली बात, यहां पर आई, मैंने आपको पहले ही बताया था इट है, यहीं से भी आप सीख सकते हो इट के साथ कौन सा केस यूज होता है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। देखो सबसे पहली बात, इट के साथ मैंने आपको बताया था, इट के साथ जो आपको यूज होगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। सबसे पहले आपने क्या यूज किया, वहां पर आई यूज किया। ठीक है, प्रोनाउन इज एम आर लगते हैं, मतलब बी वाले प्रोनाउन इज एम आर लगते हैं, वॉज वर हैज हैव लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई है, आई के साथ एम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एम यूज करना है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज योर होमवर्क। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने कहा किसको, रोहन एंड डैश टू प्रेजेंट द रिपोर्ट। मैं ही बता देता हूँ, देखो टीचर ने कहा आस्क्ड रोहन एंड, अब देखो आस्क्ड, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोलता वर्ब के बाद वाला जो होता है वो कौन सा केस होता है, कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और वर्ब के पहले वाला नॉमिनेटिव केस होता है। तो ये नॉमिनेटिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में मैंने आपको बताया क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस में आई यूज करते हो या मी यूज करते हो। ठीक है, आई यूज करते हो या मी यूज करते हो, तो ऑब्जेक्टिव केस आई का मी है, तो मुझे यहाँ पे मी लिखना था। द टीचर आस्क्ड रोहन एंड मी टू प्रेजेंट द रिपोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, ऑल दो आपको पता है नरेशन प्रोनाउन एक ही लेक्चर में ऐसा समझाना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल सी चीज है, इसीलिए मैंने आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड प्लस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराए अलग तरह के। अब आप इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हो अपने प्रिपरेशन को करोगे। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो अभी जाके यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके जनरल इंग्लिश पढ़ लो, बुक को पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ये बुक अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट्सएप टेलीग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाला, उसको जाओ। जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, ये आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल था, इसमें 29 दिसंबर, 2 जैन, 5 जैन, 8 जैन आपके जम्मू कश्मीर के सारे टेस्ट हो चुके हैं। अब आपका 11 को यानी कि परसों जो है आपका जनरल इंग्लिश का टेस्ट है। ये सारे टेस्ट आपको जो पहले हो चुके हैं वो भी आप टेस्ट, सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आपने सिंपली गूगल में जाना है, awakeningclasses.in में जाना है, awakeningclasses.in, वहां पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पर आप एज एन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ पर खुद को रजिस्टर करो, इन टेस्ट में इनरोल करो, इन टेस्ट को अच्छे से दो। ठीक है, जाके पार्टिसिपेट करो, टेस्ट आपके लिए बनाए हुए हैं। बाकी आई होप आपको चीजें पसंद आई हो, जो पीछे लेक्चर्स पढ़ाए उनको कवर करो। जनरल इंग्लिश का ये तीसरा लेक्चर है, इसमें जम्मू कश्मीर हो गया, इंडिया हो गया पोर्शन, वो कर लिया। इसके बाद हमने कंप्यूटर पढ़ना है, देन हम मैथ्स रीजनिंग करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस सिलेबस को, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम धीरे धीरे करते चलेंगे। इसी तरह फाइनेंस अकाउंटेंसी स्टैट्स की क्लासेस भी आ रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब में सब कुछ, और हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो जेकेएसएसबी का, उसका नाम लिखो आगे अवेकनिंग क्लासेस लिखना, आपको वीडियो मिल जाएगी और वहां से पढ़ोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।